आज की वीडियो में मैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स की बात करूंगा और ये जियोमेट्रिक डिज़ाइन की सीरीज़ में जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स आती है हाईवे के, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ईएससी के लिए भी और जो गेट के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी। अभी तक जो हम लोगों ने जो एसएसडी या ओएसडी जो पढ़ा, ओवरटेकिंग जोन्स जो पढ़ा, तो वो उतने इम्पॉर्टेंट ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है क्योंकि सिंपल उसमें फार्मूले होते हैं। और इसके जो डिज़ाइन सुपर एलिवेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कर्व्स की आज मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स की नीड हमें क्यों पड़ी? हमें हॉरिजॉन्टल कर्व्स की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि अगर स्ट्रेट रोड हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रेट रोड पूरी स्ट्रेट ही हो, ठीक है। तो क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं और ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स इसलिए प्रोवाइड होता है क्योंकि ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन होता है। अगर मान लो 90 डिग्री पे कोई रोड इंटरसेक्ट हो रहा है और वहाँ अगर कोई कार जाए और डायरेक्ट मुड़ना चाहे और टर्न करना चाहे तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कर्व्स की हमें ज़रूरत पड़ी। अब हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होती है? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल कर्व्स कहलाता है। और हॉरिजॉन्टल कर्व्स जनरली कौन सा प्रोवाइड करते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व्स जनरली सर्कुलर होता है और या कभी कभी पैराबोलिक भी कर देते हैं, लेकिन जनरल में सर्कुलर ही होता है। इसलिए यहाँ अब रेडियस की बात होगी तो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी। तो मैं एक रोड की टॉप व्यू ले रहा हूँ जिसमें व्हीकल को दिखाया हूँ कि एक टॉप व्यू दिखा रहा हूँ रेडियस रोड की। तो देख लो यहाँ एक टॉप व्यू है और एक कोई व्हीकल क्रॉस कर रही है हॉरिजॉन्टल कर्व को। इनर एज है और ये आउटर एज है, जैसा स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है। तो अब है क्या कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स जब नेगोशिएट करेगी व्हीकल तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगता है उस पर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं, P इजिकल्स टू mv²/r, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ v²/r, जो सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है। उसका क्या काम है कि बाहर की तरफ फेंकना, बाहर की तरफ फेंकना काम होता है इसका। अब देखता हूँ क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। व्हेन ए व्हीकल ट्रेवर्सेस हॉरिजॉन्टल कर्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड की तरफ व्हीकल को ले जाने की कोशिश करता है कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P इज इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ मैंने m को रिप्लेस कर दिया है W/g से, वेयर W इज़ द वेट ऑफ द व्हीकल, सो W/g एंड v²/r। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर, ये ज़रूरी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर भी है। तो जिसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो P इज इक्वल्स टू W/g, v²/r है, तो उधर से P/W को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो P/W को लेफ्ट हैंड साइड लाने का मतलब है कि उधर v²/gr। तो जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है उसको P/W बोलते हैं, यानी v²/gr। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या क्या करते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल पर दो ही इफेक्ट डाल सकते हैं, या तो स्किड होगी या व्हीकल क्या होगी? ओवरटर्न कर जाएगी। ओवरटर्न किसके अबाउट होगी? जो ओवरटर्निंग होगी वो आउटर व्हील के अबाउट होगी, क्योंकि जो तुम्हारा CG है उससे जब हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? कहाँ लगेगी फोर्स? जो आउटर व्हील है उसी पर। तो आउटर व्हील पर ओवरटर्निंग इफेक्ट होगा। तो मैंने उसी का जो अभी स्लाइड में दिखाया था कि बैक व्यू ऑफ व्हीकल में ले रहा हूँ। पहले तो टॉप व्यू ली और अब मैंने बैक व्यू लिया। तो बैक व्यू में मैंने एक व्हीकल को दिखाया है जिसमें उसकी विड्थ b/2 यानी b/2 यानी b ली है, और जो CG शो हुआ है CG से मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया
और उसकी हाइट h ली है जो रोड सरफेस है उससे, और CG की हाइट h है। तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से जनरेट होगा? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो जनरेट होगा वो खुद उस व्हीकल की वेट की वजह से होगा। इसलिए एमओ जो है वहाँ ओवर टर्निंग मोमेंट है। क्या होगा? ओवर टर्न कराने की कोशिश करेगा, यानी उसको ऐसे पलटने की कोशिश करेगा। तो पलटन में क्या होता है? पलटन में होता है वहाँ किसकी रोल आती है? मोमेंट की रोल आती है। ठीक है, तो पलटना में मोमेंट की रोल आती है, तो ओवर टर्निंग मोमेंट हुआ। तो उसको रेजिस्ट कौन करेगा? mr, जो उसका खुद का वेट होगा। तो ये फिगर ड्रॉ कर लेना। तो ओवर टर्निंग मोमेंट m नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? तो ओवर टर्निंग मोमेंट जब लिखोगे तो क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स CG से क्या लग रहा था? P लग रहा था, और उसकी हाइट कितनी थी? h, तो P इंटू एच। एंड रेजिस्टिंग मोमेंट mr इज इक्वल्स टू जो उसकी वेट W है एंड B/2। तो अब किस केस में ओवरटर्न पॉसिबल है और किस केस में स्किड पॉसिबल है? तो पहला मैं ओवरटर्न लेता हूँ। जो PH है ओवरटर्निंग मोमेंट, अगर वो WB/2 से बड़ा हो गया तो गाड़ी क्या होगा? बाहर की ओर घूम जाएगी, पलट जाएगी बाहर की ओर। तो इसलिए P/W वहाँ से इज ग्रेटर देन B/2H। तो P/W को यहाँ क्या नाम दिया गया? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो ओवरटर्निंग के केस में सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है वो ग्रेटर देन B/2H होगा। अब स्किड की बात करूं तो स्किड में पुलिंग फोर्स काम कर रहा है P। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसका काम कर रहा है? पुलिंग फोर्स। अब उसको रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा पुलिंग फोर्स को? उसके जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं वो रेजिस्टिंग फोर्स का यहाँ काम करेगा। अब बचपन में ही हमने पढ़ रखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर डब्ल्यू नीचे की ओर लग रहा है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा, कितना होगा? डब्ल्यू ही होगा। नॉर्मल रिएक्शन तो इक्वल ही होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ कोफिशिएंट को क्या लिया है? एफ लिया है, तो एफ इंटू डब्ल्यू। अब मैं बात करता हूँ कि स्किड कब पॉसिबल है। तो स्किड कब पॉसिबल है? जब पुलिंग फोर्स जो हम व्हीकल को खींच रही होगी बाहर की ओर, वो जब बड़ा हो जाए जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, तब क्या होगा? स्किड पॉसिबल है। यानी जब तुम्हारा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है, यानी इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन जब फ्रिक्शनल कोफिशिएंट हो जाएगा तो स्किड होगा। अब यहाँ कौन सा लें फ्रिक्शनल कोफिशिएंट? या तो लॉन्गिट्यूडनल है या हमारे पास लेटरल फ्रिक्शन है। तो लेटरल फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0.15 होती है अकॉर्डिंग टू IRC। तो यहाँ जो लेटरल फ्रिक्शन ही लेंगे ना। क्यों? क्योंकि जो बाहर की ओर जो फेंकने की कोशिश करेगा तो वो चक्के की किस तरफ लगेगा? जो व्हील है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा ना। मान लो लॉन्गिट्यूडनल से जा रहा है तो लास्ट में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लगेगा, यानी सेम डायरेक्शन जो जो हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड है उसी डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन भी एक्ट होगा। ठीक है,